अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो हम लोगों ने आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है। इससे पहले हम लोग इस चैनल के ऊपर C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के भी जो हैं कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उनके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड इट। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। तो पहले देख लेते हैं कि ऐसे क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जिनकी लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ताकि हमें पता चल सके कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या हैं, हमें सर्चिंग सॉर्टिंग की टेक्निक्स का पता चल सके, हम ये जान सकें कि स्टैक, क्यू, लिस्ट, ट्री, ग्राफ ये सब क्या होते हैं। तो इसमें अभी जो है वो आपको ये सब वर्ड्स काफ़ी स्ट्रेंज लग रहे होंगे, काफ़ी हैवी लग रहे होंगे, क्योंकि अभी आप इनसे जो है आपको पता नहीं कि ये क्या है। बट बिलीव मी, जब हम इसका एंड करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स का, जब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हम खत्म करेंगे तो आपको हर चीज़ का पता होगा। तो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना या स्टोर करना है ताकि हम उसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अब ये तो मैंने इसकी इंग्लिश को ही उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट कर दिया, आसान लफ्ज़ों में बता दिया। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। जस्ट सपोज कि अगर मेरी ही वार्डरोब है और मैंने अपनी वार्डरोब में अपने कपड़ों को बिल्कुल भी जो है वो अरेंज नहीं किया, मैंने सारे के सारे कपड़े शफल करके रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन से सूट का पेयर किस तरह से जो है वो पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे बाय चांस कोई सूट जो है वो कंप्लीट निकालना पड़ता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसका पूरा पेयर कंप्लीट करने के लिए। तो अगर बेहतर था कि मैं उनको जो है वो ऑर्डर के साथ अरेंज करके रखती, कि फॉर्मल ड्रेसेस एक तरफ, इनफॉर्मल एक तरफ रखती, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा आसानी थी, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मैं जल्दी शायद वो ढूंढ लेती। अगर मुझे फॉर्मल कहीं जाना था तो मैं फॉर्मल ड्रेसेस के, मुझे पता है ये फॉर्मल ड्रेसेस का पोर्शन है, यहाँ से जाना है, मैंने ये निकाल लेना है, ये मेरा ईस्टर्न पोर्शन है, ये मेरा वेस्टर्न ड्रेसेस का पोर्शन है, तो मुझे सब सेट करके रखा हुआ है। तो ये ही कंप्यूटर में हमने करना है कि हमने कंप्यूटर में मेमोरी को और डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है ताकि जब हमें उसमें जो है वो डाटा को रिट्रीव करना हो तो हम एफिशिएंटली कर सकें। सो डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। आप नाम से जो है वो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। हम डेटा और स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं कि डेटा क्या होता है, कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर विच गिव अस सम इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी चीज़ कि जो कोई फैक्ट हो, कोई फिगर हो, कोई पिक्चर है आपके पास, कोई ऑडियो है, सॉन्ग है, रिटन फॉर्म में कोई टेक्स्ट है, लेकिन जिससे आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, वो हमारे पास डेटा है। जैसे इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर करना, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइज करना, उसको सेट करना, मेंटेन करना, ये स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अब डेटा स्ट्रक्चर एक साथ ले आए तो हम अगर फैक्ट, फिगर, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। तो हम पढ़ रहे थे कि हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पेश आई। तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बनता है। सो अभी प्रीवियसली हमने C++ जब पढ़ी तो हम लोगों ने उसमें क्लासेस भी नहीं बनाई, हम सीधा प्लेन कोड लिख रहे थे, तो वो थोड़ा मुश्किल था, उसमें ऑर्गेनाइज नहीं थी चीज़ें। ठीक है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं थी, समझना मुश्किल था चीज़ों को। और अब अगर हम देखें, जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी तो वहाँ हमने क्लासेस बना ली, ढूंढना ज़्यादा आसान हो गया। C++ मतलब वो PF थी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स थे, बेसिक चीज़ें थी। अगर हम उधर से इंक्रीमेंट करके ऊप में आए तो हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स आ गए। बिलफर्ज अगर मेरी एक लाइब्रेरी है, उसमें मैंने अलग अलग क्लासेस बनाई हैं, एक क्लास है यूज़र की, एक मेरी क्लास है, मतलब बुक्स की अलग अलग मैंने जो है ना उनको क्लासेस में डिवाइड किया, तो वहाँ पे मुझे ढूंढना बहुत आसान नहीं हो जाएगा, मुझे पता है कौन सी क्लास में मैंने क्या रखा हुआ है। और अब
अगर हम मज़ीद अब डेटा स्ट्रक्चर में आ गए हैं, डीएसए में आ गए हैं, तो यहाँ हमने मज़ीद उसको जो है वो और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमारे लिए एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए। मोर पावरफुल कंप्यूटर, मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन, कि अगर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हम ऊट को, C++, डीएसए, इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम कम्प्लेक्स एप्लीकेशन को आसान तरीके से बना सकें। डेटा को ऑर्गेनाइज करना क्या है, तो ये वही है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन बी सर्च, प्रोसेस इन एनी ऑर्डर, मॉडिफाई, कि आपने डेटा इस तरह ऑर्गेनाइज किया कि उसको ढूंढना, उसको प्रोसेस करना या फिर उसमें चेंजेस करना आपके लिए आसान हो। तो ये सब तभी हो पाएगा कि डेटा को आपने ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखा है। चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम रनिंग इन फ्यू डेज और मैनी डेज। अगर मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ, मुझे किसी ने एक टास्क कहा है कि ठीक है आपने मुझे इस तरह का एक प्रोग्राम बना कर देना है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। मैंने सिस्टम में जो है वो बस मुझे कोडिंग आती है, ठीक है, लेकिन मुझे टेक्निक्स का नहीं पता कि मैंने किस तरह से जो है वो कोड करना है। मुझे कोई पैटर्न नहीं पता, मैंने अंधाधुंधा कोड लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग पे 1 2 3 मैंने मल्टीपल लाइंस का जो है वो कोड लिख दिया। अब ये डिपेंड तो तब करेगा ना कि क्या वो कोड रन करने में कितना टाइम लेता है, क्या वो ट्रबल शूट हो जाता है, ठीक है, या वो फेलियर की तरफ चला जाता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है। नंबर ऑफ लाइंस जितनी हम कोड की बढ़ा देते हैं उतना ही हमारा सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं तो हम ये स्टैक, अरे, क्यू, स्टैटिक और डायनामिक एलोकेशन जब मेमोरी की करते हैं, इसका मकसद ही ये होता है कि हम एप्लीकेशन का साइज देखते हुए उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लें कि जिस तरह की मेरी एप्लीकेशन है उसी तरह की मैं जो है उसके अंदर डीएसए या वैसा ही स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। होप सो यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हम डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर फिर से डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ही है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन अलाउड ऑन दैट डाटा। डेटा स्ट्रक्चर में हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, पर हम अलग अलग फॉर्म्स में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम अरे में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक सीधी लाइन, मतलब एक मैं आपको भी इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, तो कोड में तो आप उसको नहीं समझे कि एक सीधी लाइन में कोड लिख दिया, मतलब वो चीज़ नहीं। तो इसमें हम अलग से सिनेरियो डेवलप करेंगे, जब हम इसको बाय हैंड प्रैक्टिस करेंगे ना उसको डेफ पे जाके, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। So, data structure is a way to store and organize data in order to facilitate the access and modification. So basically, data structure में हमारे पास multiple operations की access आ जाती है. Like we can insert the data, we can modify, we can delete, we can search, sort, and अपडेट। सो ये सारी की सारी जो फंक्शंस है ना, हमें डाटा पे हम अलग अलग पर्पसेस के लिए अप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास, मैं ज़्यादा लाइब्रेरी की एग्जांपल ज़रा इसलिए दे रही हूँ कि उसमें ना सर्चिंग वगैरह, आप एक एप्लीकेशन है, आप सर्चिंग के ऊपर जाते हो, मुझे प्रॉपर एक बुक चाहिए, ठीक है, तो सर्चिंग का आपके पास फंक्शन होना चाहिए तो आप उसको इजीली सर्च आउट कर सको। सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपको बुक समझ नहीं आ रही, आपने क्या अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए, ठीक है, कि जो ए से हैं वो ऊपर नीचे अल्फ़ाबेटिकली वो सॉर्ट हो जाएं। फिर अगर आप डिलीट करना चाहते हो कि मेरी एक बुक है वो चली गई, अब वो मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं, तो एक डिलीशन का ऑपरेशन भी तो होना चाहिए ना। अभी तक हमने इनमें से कोई चीज़ नहीं ना पढ़ी। हमने अपनी C++ में जो है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चीज़ें तो डिस्कस की, लेकिन अगर हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ जाते हैं जहाँ मुझे किसी का रिकॉर्ड एंटर हो रहा है और मुझे इंसर्शन करवानी पड़ रही है, या फिर अगर एक चीज़ वहाँ से माइनस कर दी गई है और मुझे उसको रिकॉर्ड से हटाना है, डिलीशन करनी है, या फिर मुझे सर्चिंग करनी है, मुझे उसको सॉर्ट करना है, तो ये चीज़ें तो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। तो अब हम डीएसए में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और ये बेसिकली इसी की फैसिलिटेशन होती है, ये जो हमें प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। जस्ट फॉरगेट द थ्योरी। सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप आती है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरी इसकी टाइप होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सो अगर हम प्रिमिटिव को डील करें तो जो मैंने सिंपल अपनी स्टार्टिंग यानी कि जब हमने C++ पढ़ा था, इंटीजर, रियल, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी में हमारे पास आती हैं। हम इन्हें खुद जो है वो डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन एज कम्पेयर टू
प्रिमिटिव, जो नॉन प्रिमिटिव ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि एक इंटीजर है वो तो लिखते ही बोल्ड हो जाता है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन अगर एक ऐसी डेटा टाइप जिसे मैं खुद डिफाइन करूं, जैसे कि अरे है, या फिर हम स्ट्रक्चर खुद बनाते हैं, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और बेसिकली हमने डीएसए में नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को ही डील करना है। प्रिमिटिव वन तो सिर्फ हेल्प करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे कि उनको यूज करते हुए हम इन्हें क्रिएट कर सकें। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो एज द नेम रिप्रेजेंट की जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। अब इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, जब स्कूल में क्यू बनती है सुबह तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। या फिर अगर आप पेपर पे एक सीधी लाइन खींच देते हैं तो वो लीनियर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसमें हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, एक एलिमेंट दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, अलग नहीं होगा। और इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक प्रॉपर सिक्वेंशनल फैशन फॉलो नहीं किया जाता, एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। अब नॉन लीनियरली जो है, जैसे एक ट्री है या ग्राफ है, उसमें एक लीनियर एक प्रॉपर लाइन फॉलो नहीं की जाती। जैसे अगर एक ट्री है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे कुछ राइट साइड पे, तो और ग्राफ है वो भी एक पर्टिकुलर एक वे में जो है वो नहीं आता, एक रैंडम ऑर्डर होता है उसका। तो जहाँ एक ऑर्डर ना हो, एक सीक्वेंस ना हो, हम उससे कहेंगे कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और जहाँ हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा हो, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं कि वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो यहाँ से ये टर्म जो है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले करेक्टनेस। तो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन शुड इम्प्लीमेंट इट्स इंटरफेस करेक्टली। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप अरे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक इट श्योर दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट करेक्टली एंड इन अ करेक्ट वे। सेकेंड वन इज दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिक हमारा जो एम होता है ना इसके अंदर, वो ये चेक करना होता है कि जो स्पेस की कम्प्लेक्सिटी है और जो टाइम की कम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। यानी कि कोड को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि उसका रनिंग, उसका एग्जीक्यूशन टाइम एज स्मॉल एज पॉसिबल रहे। आप खुद एक हिसाब लगाएं, आपने एक वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, आपने आप उसके पेज पर गए और उन्होंने में ही मतलब उसको इंटरफेस दिखाने में अच्छा सा टाइम ले लिया। इवन तो अगर वो 60 सेकंड भी ले जाती है तो आप कहते हो ये तो बहुत टाइम ले रही है वेबसाइट, तो इसका मतलब है कि यकीनन उसके बीच में कुछ ऐसी कम्प्लेक्सिटीज हैं, कुछ ऐसे का जो है उसमें फेलियर है जिसकी वजह से वो इतना टाइम ले रहा है, जिसने ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह आप अगर एक कोड है जिस तरह हम C++ में लिखते हैं, उसको कंपाइल एंड रन होने में बहुत अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है वो कम्प्लेक्सिटी का फैक्टर जो है वो लाई कर रहा है, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। ऑब्वियसली मेमोरी यूटिलाइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक कोड लिखा है और उसको आपने ऑब्वियसली साथ साथ अपनी मेमोरी में एलोकेट करनी है जगह, तो मेमोरी को किस तरह से यूज करें ये भी हम यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में सीखेंगे कि वाया आपने मेमोरी स्टैटिकली उसको एलोकेट करनी है या डायनामिकली एलोकेट करनी है। ये काफी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे आगे जाके। इन्हीं के थ्रू हम लोग जो है या तो अरे को स्टैटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं या डायनामिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बिलफर्ज अगर मुझे एक टास्क मिला है, ठीक है, मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ही एक बनाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उस पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए कि एनालाइज द प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द रिसोर्स कंस्ट्रेन अ सॉल्यूशन मस्ट मीट। आप अपनी प्रॉब्लम देखेंगे कि वाया मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप उसके साथ पैरेलली जो है वो चेक करोगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से यूज होगा। अगर एक क्यूइंग सिस्टम है, ठीक है, बैंक के अंदर अगर है कि आपने फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, यानी कि जो बंदा पहले आ रहा है उसको पहले टोकन देना है और वही बंदा पहले आगे जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो है वो वहां पे क्यू जो है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। अब जो स्टैक है, स्टैक इस तरह इसकी एग्जांपल होती है कि आपने जो प्लेट्स हैं वो रखी हुई हैं, जो प्लेट सबसे पहले रखी जाती है वो प्लेट सबसे आखिर में उठाई जाती है,
क्योंकि जब तक आपको उस प्लेट को एक्सेस करना होता है आपको उसके ऊपर से सारी प्लेट्स उठानी पड़ती हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो आप इस तरह सिचुएशन के हिसाब से एज्यूम करते हो कि इस सिचुएशन में कौन सी चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। जस्ट लाइक मैंने आपको क्यूइंग सिस्टम या बैंकिंग में जो टोकन का सिस्टम अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना के दे रही हूँ कि जिसने टोकन जनरेट करना है और अलाउ करना है, तो उसके लिए जो है वो हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर सेकंड फेज पे आपने आना है, आपने देखना है कि डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। दूसरे नंबर पे आप लोग ये चेक करोगे कि अब मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि मैं क्यू का सिस्टम है, ठीक है, मैंने बैंक में एक टोकन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना जो टोकन जनरेट करके देगा। अब मेरा काम है ये देखना कि उस टोकन ने कौन कौन सा काम करना है। तो पहली बात है कि बेसिक ऑपरेशन यानी उसमें इंसर्शन का ऑपरेशन तो जरूर होना चाहिए कि जितने बंदों के लिए वो टोकन जनरेट कर रहा है उसको साथ उसका हिसाब रखना पड़ेगा कि मैंने इतने टोकन जनरेट किए हैं, साथ उसको जो है वो एनालाइज करे। फिर उसके बाद ये भी उसको पता होना चाहिए कि ठीक है इतने बंदे अंदर से हो चुके हैं, इतनों का काम हो गया, ये वो इतने टोकन आज मैंने जनरेट किए, कि जो वेस्टेज है उसको उनका भी हिसाब रखना चाहिए। तो जो बेसिक इधर ऑपरेशन है सॉर्टिंग का सर्चिंग का, तो वहाँ ये भी हम यूज करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस में यहाँ हम प्रायोरिटी फैक्टर भी देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास बिल फर्ज एक ऐसा केस आ जाता है, क्यू है, ठीक है, लगी हुई, वहां पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा फैक्टर कि अगर यहाँ तो वहां पे कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि जो पैरालाइज है या जो व्हील चेयर पे है, तो मोस्ट ऑफ ऑल लोग प्रेफर करते हैं कि उसको पहले अलाउ कर दिया जाए जाने के लिए। यहाँ पे हमारे सिस्टम का सिनेरियो बदल जाता है, प्रायोरिटी आ जाती है। तो इनको हैंडल करने के लिए जो ऑपरेशन हमें जरूरी है, हमें उनका भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। फिर क्वांटिफाई द रिसोर्स कंसंट्रेट फॉर ईच ऑपरेशन, तो वही है कि हम हर ऑपरेशन के लिए देखते हैं कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं। सेलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स दिस रिक्वायरमेंट, और इन सब को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट पे जो स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट उतर रहा है यानी पूरा पूरा मीट कर रहा है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी क्या है कि स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर, टाइम टू परफॉर्म इट्स बेसिक ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग एफर्ट। बेसिकली इसके बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे पास कि हम अपनी स्पेस को मैनेज करते हैं, हम टाइम को मैनेज करते हैं, प्रोग्रामिंग एफर्ट को जो है वो हम कम कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल। इंशाल्लाह ये जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम है हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, हमें क्यों जरूरत पड़ी डेटा स्ट्रक्चर की, उसकी बेसिक टाइप्स क्या होती हैं, इनको डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं ईमेल विल आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।